बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, हाउ कैन बिगिनर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट सीखे स्टार्टिंग से। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो इन्वेस्ट करना तो है, लेकिन शुरू कहाँ से करूं। डीमार्ट अकाउंट खोलना आता है, लेकिन कौन सा स्टॉक लें, कब खरीदें, और सबसे बड़ी बात, लॉस से कैसे बचें, ये सब एक मिस्ट्री की तरह लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम डी कोड करेंगे उस किताब को जिसने वॉरेन बफेट को इन्वेस्टर बनाया, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। ये कोई ट्रेडिंग की क्विक टिप वाली वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपको इन्वेस्टिंग की वो सॉलिड सोच और प्रूवन प्रिंसिपल्स देगा जो हर बिगिनर को अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत में पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, आपको ना कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंस सीखना है, ना कोई चार्ट पढ़ना। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट की रियल दुनिया कैसे चलती है, बिगिनर के लिए सेफ इन्वेस्टिंग कैसे पॉसिबल है, और कैसे बेंजामिन ग्रेहम के सिंपल आइडियाज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत करें, या डरते हैं कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, तो आज की वीडियो आपकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा देगी। इस वीडियो में हम 3 पावरफुल हिस्सों में बात करेंगे। 1, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेशन का फर्क दो। बिगिनर्स के लिए बेंजामिन ग्रेहम की 5 गोल्डन स्ट्रैटेजीज। 3, और कैसे आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, जैसे दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स बनते हैं। तो अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेफ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, ये वीडियो आपके इन्वेस्टिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने वाला है। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन, व्हाट दिस बुक एक्सपेक्ट्स टू अकॉम्प्लिश। यह किताब एक आम इन्वेस्टर को एक प्रैक्टिकल और सेफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपनाने में गाइड करने के लिए लिखी गई है। बेंजामिन ग्रेहम शुरू में ही क्लियर कर देते हैं कि यह कोई हाउ टू गेट रिच क्विकली वाली किताब नहीं है। यहाँ फोकस इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स और सही माइंडसेट पर है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक एनालिसिस टेक्निक्स पर। ग्राम इन्वेस्टर्स को ये समझाना चाहते हैं कि सफल इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पुराने मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का फ़र्क भी शुरू से ही हाईलाइट किया गया है। इस किताब में इन्वेस्टर को इमोशनल डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच रखने की इंपॉर्टेंस सिखाई जाएगी। ग्रेहम यह भी बताते हैं कि किसी भी समय मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और केवल सही साइकोलॉजिकल अप्रोच से ही हम मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रेहम डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स में फ़र्क करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहता है और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहता है, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज़्यादा टाइम और एफर्ट डालकर बेटर रिटर्न्स पाने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रेहम वार्न करते हैं कि ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश में अक्सर लोग एवरेज से भी कम रिटर्न्स पा जाते हैं। इसलिए सिंपल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्पेकुलेटिव ट्रेंड्स जैसे नए डेवलपमेंट्स पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन ग्रेहम का कोर मैसेज वही है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स कभी भी पुराने नहीं होते। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक और फैक्ट्स से लेने चाहिए। ग्रेहम फाइनली कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टॉक्स नहीं, बल्कि खुद इन्वेस्टर का खुद पर कंट्रोल ना होना है। जेसन ज्वाइक कमेंट्री में ग्राहम के 3 की लेसन्स को रीइंफोर्स करते हैं। पहला, कैसे हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, कैसे सस्टेनेबल गेन्स अचीव किए जा सकते हैं। तीसरा, कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। स्वाइग एग्जांपल्स देते हैं, जैसे .com बबल और टेलीकॉम क्रैश, जहां इन्वेस्टर्स ने अपनी इमोशंस पर कंट्रोल खोकर बड़े लॉसेस उठाए। वह यह भी समझाते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए हाई IQ या एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट जरूरी नहीं है, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जरूरी है। कमेंट्री में सर आइजक न्यूटन का एग्जाम्पल दिया गया है, जिन्होंने साउथ सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके बड़ी गलती की थी, यह दिखाने के लिए कि इंटेलिजेंस और इमोशनल कंट्रोल अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्वाइग एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट हमेशा एक्सट्रीम्स पर स्विंग करता है, कभी इरैशनल एक्सूबरेंस, ओवर ऑप्टिमिज्म, और कभी एक्सट्रीम पेसिमिज्म की तरफ। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इस पेंडुलम स्विंग का फ़ायदा लेना आना चाहिए, ना कि उसके साथ बह जाना चाहिए। फाइनली, स्वाइग इन्वेस्टर्स को वार्न करते हैं कि चाहे कोई भी इंडस्ट्री जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट फ्यूचर में कितनी भी प्रॉमिसिंग लगे, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। इन्वेस्टिंग में प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छी कंपनी भी
अगर बहुत हाई प्राइस पर ली जाए तो नुकसान कर सकती है। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन, रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्रैहम इस चैप्टर में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बीच का क्लियर फर्क बताते हैं। उनके अनुसार एक इन्वेस्टमेंट वही है जिसमें थरो एनालिसिस के बाद कैपिटल की सेफ्टी और एक एडिक्वेट रिटर्न की संभावना हो। जो भी ऑपरेशन इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता वह स्पेकुलेशन कहलाता है। ग्रैहम बताते हैं कि 1930 में लोग स्टॉक्स को रिस्की मानते थे, जबकि 1960 आते आते हर स्टॉक बायर को ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर कहा जाने लगा, चाहे उसने बिना सोचे समझे ही खरीदा हो। आज मार्केट में यह कंफ्यूजन इतना बढ़ चुका है कि स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, जो बहुत खतरनाक है। ग्रैहम इन्वेस्टर्स को यह समझाते हैं कि रियल वर्ल्ड में कोई भी स्टॉक खरीदते समय रिस्क और स्पेकुलेशन का एलिमेंट हमेशा रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टर इस स्पेकुलेशन फैक्टर को मिनिमम रखे और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहे टेम्पररी लॉसेस के लिए। ग्राहम आउटराइट स्पेकुलेशन के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्पेकुलेशन गलत नहीं है, लेकिन उसे नोइंगली और कॉन्शियसली करना चाहिए। बिना समझे इन्वेस्ट करना या अपनी पूरी सेविंग्स स्पेकुलेशन में डालना बहुत बड़ा खतरा है। अगर कोई स्पेकुलेट करना चाहता है तो उसे अलग से एक छोटा सा स्पेकुलेटिव फंड रखना चाहिए, जिसमें लॉस होने पर भी उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर कोई फर्क ना पड़े। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्रैहम एक बैलेंस्ड पॉलिसी रेकमेंड करते हैं। बॉन्ड्स और स्टॉक्स का मिला जुला पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि रिस्क और रिटर्न्स का सही बैलेंस बना रहे। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मेन गोल होना चाहिए सीरियस लॉसेस से बचाव और मिनिमल एफर्ट के साथ कंसिस्टेंट रिटर्न्स पाना। जेसन ज्वाई कमेंट्री में एक्सप्लेन करते हैं कि आज के समय में भी ग्रैहम की दी गई डेफिनेशन उतनी ही रेलेवेंट है। आज भी बहुत सारे लोग बिना सही एनालिसिस के स्टॉक्स खरीदते हैं और खुद को इन्वेस्टर्स समझते हैं, जबकि वह असल में स्पेकुलेटर्स होते हैं। ज़्वाइग एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी स्पेकुलेशन के जाल में फंस जाते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, जिसने हाई इंटेलिजेंस के बावजूद रिस्की बेट्स लगाकर मैसिव लॉसेस की। ज़्वाइग समझाते हैं कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल, ना कि सिर्फ इंटेलिजेंस या फाइनेंस की टेक्निकल नॉलेज। ज़्वाइग इस बात पर भी जोर देते हैं कि आज म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ETFs के जरिए आम इन्वेस्टर्स के पास सिंपल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत आसान रास्ते मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर लोग बिना प्रॉपर प्लानिंग और पेशेंस के मार्केट में एंट्री करते हैं तो उन्हें हैवी लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। फाइनली कमेंट्री रीइंफोर्स करती है कि हर इन्वेस्टर को खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या स्पेकुलेशन? क्या मेरा पोर्टफोलियो मेरे जोखिम सहनशीलता के हिसाब से बना है? क्या मैंने इमोशनल सिचुएशंस के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया है? अगर इन सवालों का जवाब ऑनेस्ट है, तभी इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकता है। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्रैहम हमें यह समझाते हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसा खतरा है जिसे कोई भी इन्वेस्टर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है जब लोगों ने अस्यूम कर लिया था कि इन्फ्लेशन कभी बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, लेकिन बाद में इकोनॉमी ने ऐसा साबित कर दिया कि इन्फ्लेशन लंबे समय तक चलता है और इन्वेस्टर्स की रियल रिटर्न्स को खा जाता है। ग्राहम बताते हैं कि ट्रेडिशनली लोग स्टॉक्स को इन्फ्लेशन हेज मानते थे क्योंकि कंपनीज अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकती हैं और प्राइसेस एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी स्टॉक्स भी इन्फ्लेशन के पीरियड में बुरा परफॉर्म करते हैं, खासकर जब प्राइसेस पहले से इन्फ्लेटेड होते हैं। बॉन्ड्स भी पूरी तरह सेफ नहीं है क्योंकि उनका फिक्स्ड इनकम धीरे धीरे इन्फ्लेशन के कारण अपनी वैल्यू खो देता है। ग्रैहम इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नो इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली इन्फ्लेशन प्रूफ, और इसलिए एक बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ज़रूरी है। ग्रैहम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कुछ हिस्से को स्टॉक्स में रखें, कुछ को हाई ग्रेड बॉन्ड्स में। साथ ही वह ये भी वार्न करते हैं कि पैनिक में आकर एक्सट्रीम मूव्स करना, जैसे सब कुछ स्टॉक्स में डाल देना या सब कुछ कैश में रख लेना, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जेसन ज्वाई कमेंट्री में आज के समय में इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को और भी प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
वह एग्जाम्पल्स देते हैं जैसे कि 27 के दशक का इन्फ्लेशन पीरियड, जब स्टॉक्स ने भी बुरा परफॉर्मेंस दिखाया और बॉन्ड्स होल्डर्स की रियल परचेसिंग पावर भी गिर गई। ज़वाइक बताते हैं कि इन्फ्लेशन से डर कर इन्वेस्टिंग बंद कर देना भी सोल्यूशन नहीं है। इंस्टेड इन्वेस्टर्स को स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स और TIPS ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज को मिलाकर पोर्टफोलियो बनाना। TIPS ऐसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। ज़वाइक एम्फसाइज करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी चाहिए। हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स की उम्मीद करना गलत है। ज़रूरी है कि इन्वेस्टर डिसिप्लिन्ड रहे, अपना लॉन्ग टर्म व्यू बनाए रखे और पैनिक सेलिंग से बचे। कमेंट्री ये भी समझाती है कि अगर हम अपने खर्चों को कंट्रोल करें, लंबे समय तक इन्वेस्ट करें और डाइवर्सिफाइड रहें, तो इन्फ्लेशन भी हमारी वेल्थ बिल्डिंग को रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइसेस इन अर्ली 1972। इस चैप्टर में पिछले लगभग 100 साल के स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू दिया गया है। मार्केट हिस्टोरी को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टर को पता रहे कि बूम और क्रैश दोनों इन्वेस्टिंग का हिस्सा हैं। मार्केट में लंबे समय तक शानदार ग्रोथ भी हुई है और अचानक बड़ी गिरावटें भी आई हैं। अर्ली 1992 तक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA लगभग 900 के आसपास था, लेकिन पिछले वर्षों में इसने कई बार एक्सट्रीम अप्स और डाउन्स देखे थे। 1929 का मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान मार्केट का गिरना एक बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं 1949 से 1968 तक मार्केट ने स्टेडी ग्रोथ दिखाई थी। मार्केट हिस्ट्री ये सिखाती है कि कोई भी प्राइस लेवल परमानेंट नहीं होता। जब भी स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, अक्सर करेक्शन आता है। इसलिए मार्केट के पिछले पैटर्न्स को समझना एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। यह भी समझाया गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए जब शॉर्ट टर्म में प्राइसेस गिरे। हिस्ट्री के डेटा से साफ है कि पेशेंस और डिसिप्लिन रखने वाले इन्वेस्टर्स को हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। कमेंट्री में मार्केट के बिहेवियर को और रिलेटेबल तरीके से समझाया गया है। पास्ट के मार्केट बूम्स और बस्ट्स की वजह से जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जैसे ग्रीड और फियर, वही इन्वेस्टर्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये बात भी क्लियर की गई है कि कई बार इन्वेस्टर्स मार्केट के पिछले रिटर्न्स को देखकर फ्यूचर में भी वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो लोग सोचते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहेगी, लेकिन हिस्ट्री बार बार साबित कर चुकी है कि ऐसा नहीं होता। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म लॉसेस से डर कर जल्दी डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग ही सही अप्रोच है। रियल सक्सेस इन्वेस्टिंग में तब आती है जब इन्वेस्टर इमोशंस को कंट्रोल में रखकर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर टिका रहता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की गई है। डिफेंसिव इन्वेस्टर वह होता है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा एक्टिवली मैनेज भी नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मेंटेन करने की सलाह दी गई है, जिसमें 50% हाई ग्रेड बॉन्ड्स और 50% गुड क्वालिटी स्टॉक्स हों। यह रेशियो सिचुएशन के हिसाब से 25 से 75 के बीच एडजस्ट किया जा सकता है, यानी अगर स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो स्टॉक का हिस्सा कम कर देना चाहिए और अगर प्राइसेस गिर गए हैं तो उसे बढ़ाना चाहिए। पोर्टफोलियो सिलेक्शन के लिए स्टॉक्स को चुनते समय क्वालिटी और डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है, यानी अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स लेने चाहिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्टेबल अर्निंग्स और अच्छे डिविडेंड रिकॉर्ड के साथ आती हों। वहीं बॉन्ड्स के लिए भी टॉप क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए, जैसे कि US सरकार बॉन्ड या ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ये भी बताया गया है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को स्पेकुलेटिव और फैशनेबल स्टॉक से दूर रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सेफ्टी और रीजनेबल रिटर्न्स ही अल्टीमेट गोल्स हैं, ना कि मार्केट टाइमिंग या क्विक प्रॉफिट्स। कमेंट्री में डिफेंसिव इन्वेस्टिंग को आज के समय के एग्जाम्पल्स के साथ और आसान बनाया गया है।
ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि बहुत से इन्वेस्टर्स खुद को एक्टिव समझते हैं, लेकिन असल में उनके लिए डिफेंसिव अप्रोच ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंट डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान नहीं होता। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 50-50 पोर्टफोलियो रूल सिंपल दिखता है, लेकिन इसे डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना ही असली चैलेंज है। जब स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हैं तो लोग ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर कर सब कुछ बेचने की कोशिश करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को इन इमोशनल ट्रैप्स से बचना होता है। आज के ज़माने में इंडेक्स फंड्स डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन माने गए हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और लो कॉस्ट होते हैं। इसलिए बिना ज़्यादा टाइम और नॉलेज लगाए भी एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन किया जा सकता है। बॉटम लाइन यही है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिंपल, स्टेडी और डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहिए और एक्साइटमेंट या शॉर्ट टर्म मार्केट न्यूज़ से दूर रहना चाहिए। चैप्टर 5, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कॉमन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक थॉटफुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बेंजामिन ग्रैहम बताते हैं कि अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो आपको बहुत केयरफुली स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों और जिनका अर्निंग रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली अच्छा रहा हो। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को हाई क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक्स लेने चाहिए जो लंबे समय से अच्छे डिविडेंड पे कर रही हैं। ऐसी कंपनीज जो लार्ज, प्रोमिनेंट और फाइनेंशियली साउंड हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। एक इन्वेस्टर को कभी भी ऐसे स्टॉक्स नहीं लेने चाहिए जो बहुत फैंसी या स्पेकुलेटिव दिखते हों, भले ही वो बहुत पॉपुलर क्यों ना हो। प्राइस का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ग्रेहम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसे बहुत महंगे दाम पर खरीदते हो तो वो एक बैड इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसलिए इन्वेस्टर को प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो को ध्यान से देखना चाहिए और ओवर वैल्यूएशन से बचना चाहिए। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को एक सेफ अप्रोच रिकमेंड करते हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना जिसमें 10 से 30 केयरफुली सिलेक्टेड कंपनीज के स्टॉक्स हो। डाइवर्सिफिकेशन नेचुरली आपके रिस्क को कंट्रोल करता है और किसी एक खराब कंपनी की वजह से पूरे पोर्टफोलियो पर बुरा असर नहीं पड़ने देता। डिफेंसिव इन्वेस्टर को एक ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट या ग्रीड के लिए कोई जगह ना हो। बेंजामिन ग्रैहम बार बार एम्फसाइज करते हैं कि पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कीज हैं। जेसन ज़्वाइग कमेंट्री में एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राहम का जो फोकस है, हाई क्वालिटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना और ओवर पे करने से बचना, वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। ज़्वाइग बताते हैं कि आज की तारीख में भी बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ ब्रांड नेम या टेम्पररी पॉपुलैरिटी देखकर स्टॉक्स खरीदते हैं, बिना ये देखे कि उनका वैल्यूएशन सही है या नहीं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा यह देखना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है और उसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं। स्वाइग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देकर बताते हैं कि कई बार ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज भी जो दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं, जैसे कि बिग टेक फर्म्स या ग्लैमरस न्यू आईपीओस, उनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनका इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है। ऐसे समय में डिफेंसिव इन्वेस्टर को अलर्ट रहना चाहिए और बेंजामिन ग्रैहम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग कंपनीज को भी सही प्राइस पर ही बाय करना चाहिए। कमेंट्री में ज़्वाइग ये भी बताते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि जितनी बड़ी कंपनी है उतना सेफ इन्वेस्टमेंट है, पर रियलिटी में अगर प्राइस बहुत इन्फ्लेटेड है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा ग्रैहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट याद रखना चाहिए। अंत में कमेंट्री एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है कि एक डिसिप्लिन्ड, स्टेडी और वैल्यूएशन कॉन्शियस अप्रोच से इन्वेस्ट करने वाला डिफेंसिव इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, भले ही शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट कम लगे। स्लो एंड स्टेडी इन्वेस्टमेंट ही अल्टीमेट विनर होती है। चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो ज़्यादा एफर्ट डाल सकता है और बेटर रिटर्न अचीव करना चाहता है, लेकिन हायर रिटर्न्स की चाह में कुछ बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़ी गलती होती है सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना।
ये बॉन्ड्स दिखने में अट्रैक्टिव लग सकते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, लेकिन इनकी सेफ्टी डाउटफुल होती है। हिस्ट्री ये दिखाती है कि लो ग्रेड बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म में यूजुअली पुअर रिटर्न्स देते हैं और कई बार डिफ़ॉल्ट भी हो जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड से बचना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। एक और गलती होती है प्रेफर्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, खासकर जब वो वीक कंपनीज द्वारा इशू किए गए हों। प्रेफर्ड स्टॉक्स थियोरेटिकली तो सेफ दिखते हैं क्योंकि उन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब कंपनी की अर्निंग्स गिरती हैं तो सबसे पहले प्रेफर्ड डिविडेंड्स ही काटे जाते हैं। इसलिए इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना रिस्क बढ़ा सकता है। तीसरा, नए स्टॉक ऑफरिंग से भी बचना चाहिए। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो आमतौर पर उनका प्राइस हाइप और प्रमोशन की वजह से हाई होता है। पास्ट में देखा गया है कि नए इश्यूज का परफॉर्मेंस पुराने एस्टैब्लिश्ड स्टॉक्स के मुकाबले बहुत खराब रहता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ऐसे टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटीज से दूर रहना चाहिए जो केवल दिखने में अच्छी लगती है लेकिन डीप एनालिसिस करने पर रिस्क भरी होती है। रियल एंटरप्राइजिंग अप्रोच का मतलब है डिसिप्लिन, पेशेंस और केयरफुल एनालिसिस से डिसीजन लेना। कमेंटरी में समझाया गया है कि सेकंड ग्रेड बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स और न्यू इश्यूज में इन्वेस्ट करना आज भी उतना ही रिस्की है जितना पहले था। कई बार लोग हाई रिटर्न्स के लालच में अपनी बेसिक इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग हमेशा रिस्क कंट्रोल करने से शुरू होती है, ना कि ज़्यादा कमाने की लालच से। आज भी मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिन्हें बेहतर रिटर्न्स का वादा करके बेचा जाता है, जैसे जंक बॉन्ड्स, रिस्की आईपीओज या हाइब्रिड सिक्योरिटीज। इन प्रोडक्ट्स का शाइन बहुत जल्दी फेड हो जाता है, इसलिए सेफ रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन चीज़ों में इन्वेस्ट ही ना किया जाए जिनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। न्यू इश्यूज के बारे में एक खास बात बताई गई है। जब मार्केट बहुत बुलिश होता है और लोग एक्साइटमेंट में होते हैं तभी मैक्सिमम आईपीओज लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन ये वही समय होता है जब इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है कि सिर्फ इसलिए पैसे नहीं लगाने चाहिए कि बाकी सब लगा रहे हैं या कुछ नया बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जो लोग सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बनते हैं वो टेम्पटेशन से बचते हैं और अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हैं। असली एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देता है और हर चमकती चीज के पीछे भागने से मना कर देता है। चैप्टर 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए सही अपॉर्चुनिटीज ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए तो वो मार्केट से बेहतर रिटर्न्स हासिल कर सकता है। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ऐसी कंपनीज जो टेम्परेरीली मार्केट में इग्नोर की जा रही हैं या जिनके शेयर्स अनजस्टिफाइबली चीप हो गए हैं, उनमें अच्छा पोटेंशियल होता है। ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन किसी वजह से उनका प्राइस लो चल रहा होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है बार्गेन इश्यूज को ढूंढना, यानी ऐसी कंपनीज जिनका स्टॉक प्राइस उनकी नेट एसेट वैल्यू से काफ़ी कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 50 रुपये है लेकिन उसकी बुक वैल्यू 100 रुपये है, तो ये एक बार्गेन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट करना, जैसे कि मर्जर्स, एक्विजिशंस, रीऑर्गेनाइजेशंस या स्पिन ऑफ्स। ऐसी सिचुएशंस में अगर प्रॉपर एनालिसिस किया जाए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट कई बार इन इवेंट्स को सही से प्राइस नहीं करता। एक स्मार्ट एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हमेशा डिफेंसिव रहता है, मतलब वो सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, भले ही उसे हाई रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े। सक्सेस का फॉर्मूला है अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, डीप रिसर्च करना और फिर पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करना। कमेंट्री में प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट करना आज भी एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स या तो जल्दी एक्साइटमेंट में आ जाते हैं या फिर जल्दी डिस्करेज्ड हो जाते हैं जब चीज़ें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देती। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। जब बाकी लोग किसी कंपनी को इग्नोर कर रहे हों और उसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हों, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है। इसी तरह स्पेशल सिचुएशंस में जल्दी रिएक्ट करने की बजाय काल्मली एनालिसिस करना चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ है।
आज भी मार्केट में कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने डीप रिसर्च और पेशेंस से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स अचीव किए हैं। लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें टाइम, मेहनत और इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। कमेंट्री एक बार फिर ये रीइंफोर्स करती है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग एक आर्ट है जहां इमोशन कंट्रोल करना, इंडिपेंडेंट सोचना और लॉजिकली एक्शन लेना सबसे बड़ा एडवांटेज है। चैप्टर 8, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, कभी तेजी से ऊपर जाता है तो कभी तेज गिरता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इस रियलिटी को समझना और एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि इससे डरना या परेशान होना चाहिए। इन्वेस्टर का असली काम है मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं, बल्कि उनको अपने फेवर में यूज करना। जब मार्केट में पैनिक होता है और प्राइसेस अनजस्टिफाइबली गिर जाते हैं तो ये खरीदने का सही समय हो सकता है। वहीं जब मार्केट बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है और प्राइसेस असली वैल्यू से काफ़ी ऊपर चले जाते हैं तो कॉशन रखना चाहिए या कुछ होल्डिंग्स बेचने पर भी विचार करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर आधारित होने चाहिए, ना कि मार्केट के डेली मूड्स पर। स्टॉक को खरीदते समय यह देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी अच्छी है, क्या उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और क्या प्राइस सही है। अगर हाँ, तो फिर प्राइस में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं। मार्केट को एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखना चाहिए, जिसे कभी कभी मूर्खतापूर्ण ऑफर्स आते हैं, कभी बहुत चीप, कभी बहुत एक्सपेंसिव। इन्वेस्टर को सिर्फ तब रिस्पॉन्ड करना चाहिए जब ऑफर उसके फेवर में हो। इमोशंस को कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना इन्वेस्टर के सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स होते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब है पेशेंटली वेट करना और तब एक्ट करना जब सही अपॉर्चुनिटी मिले, ना कि मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करना। कमेंटरी में बताया गया है कि मार्केट फ्लक्चुएशन से डरने की बजाय उन्हें एक एडवांटेज की तरह देखना चाहिए। ज़्यादातर लोग मार्केट गिरने पर पैनिक में बेचते हैं और मार्केट चढ़ने पर बिना सोचे समझे खरीदते हैं, जिससे वो नुकसान उठा लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि मार्केट का मूड हमेशा बदलता रहता है, कभी यूफोरिक ऑप्टिमिज्म और कभी डर का माहौल। इसी वॉलेटिलिटी के अंदर असली अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। कमेंट्री एग्जाम्पल से समझाती है कि कैसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स ने बेयर मार्केट्स में अच्छी कंपनीज को चीप प्राइसेस पर खरीदा और ईयर्स बाद उनके इन्वेस्टमेंट्स कई गुना ग्रो हो गए। वहीं इम्पल्सिव बिहेवियर करने वालों ने लॉसेस सफ़र किए। मार्केट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना इन्वेस्टर के हाथ में होता है। जो लोग पेशेंस और डिसिप्लिन रखते हैं वो लंबे समय में कंपाउंडिंग का असली फ़ायदा उठा पाते हैं। कंक्लूजन यही है कि मार्केट फ्लक्चुएशन से न डरें, उन्हें वाइजली हैंडल करें और हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू रखें। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं जो खुद इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने में कॉन्फिडेंट नहीं है या जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर का पैसा कई स्टॉक्स या बॉन्ड्स में प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट दोनों मिलते हैं। लेकिन ब्लाइंडली किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी केयरफुली सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखना चाहिए कि फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो डिफेंसिव अप्रोच अपनाता है या एग्रेसिव ग्रोथ का रिस्क लेता है। इन्वेस्टर को अपने पर्सनल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही टाइप का फंड चुनना चाहिए। फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर डिसाइड नहीं करना चाहिए। कई बार एक फंड शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैनेजमेंट की क्वालिटी, फीस स्ट्रक्चर और फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी ध्यान से देखनी चाहिए। इन्वेस्टर को हाई कॉस्ट फंड से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फीस धीरे धीरे रिटर्न्स को खा जाती है। लो कॉस्ट फंड्स जो ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप छोटे अमाउंट्स में भी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन पा सकते हैं, लेकिन यह तभी फ़ायदेमंद होगा जब सही फंड को चुना जाए और उस पर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। कमेंट्री में बताया गया है कि आज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग का बहुत पॉपुलर तरीका बन चुका है, लेकिन इसमें भी ट्रैप्स छुपे हुए हैं। मार्केट में हजारों तरह के फंड्स
अवेलेबल हैं: इंडेक्स फंड्स, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स और एक्सोटिक ऑप्शंस। कई इन्वेस्टर्स सिर्फ रीसेंट हाई रिटर्न्स देखकर ही किसी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो एक बड़ी मिस्टेक होती है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है कि एक ऐसा फंड चुनना जो लंबे समय में एवरेज मार्केट रिटर्न्स के आसपास या उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सके, बिना ज्यादा फीस या हाई रिस्क के। इंडेक्स फंड्स जो पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं और बहुत लो कॉस्ट पर अवेलेबल होते हैं, अक्सर एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा चॉइस होते हैं। हाई कॉस्ट फंड्स या फ्लैशी फंड्स जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। पास्ट में ऐसे कई फंड्स शॉर्ट टर्म में चमके लेकिन लॉन्ग टर्म में अंडर परफॉर्म कर गए। कंसिस्टेंसी, लो कॉस्ट और सिंप्लिसिटी, यही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के 3 सबसे बड़े पिलर्स हैं। जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन और पेशेंस रखता है, वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी स्टेडी और रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। इन्वेस्टिंग करते समय कई लोग एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना पसंद करते हैं। एडवाइजर्स थियोरेटिकली आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली उन पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इन्वेस्टर को खुद बेसिक नॉलेज ज़रूर रखनी चाहिए ताकि वो एडवाइज़र के सजेशंस को सही तरीके से समझ सके और क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछ सके। एडवाइज़र्स के पास एक्सपीरियंस और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उनका भी जजमेंट ह्यूमन लिमिटेशन से फ्री नहीं होता। एडवाइज़र्स भी इमोशनल बायसेस और हर्ड मेंटालिटी से प्रभावित हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एडवाइज़र के इंटरेस्ट्स और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट्स हमेशा अलाइंड नहीं होते। कई एडवाइजर्स कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिससे उनका प्राइमरी मोटिव आपको जेन्युइनली बेस्ट एडवाइस देना नहीं बल्कि ज़्यादा कमीशन कमाना हो सकता है। इसलिए एडवाइज़र चुनते समय ये देखना चाहिए कि वो फी ओनली प्रोफेशनल हो या फिड्यूशरी स्टैंडर्ड फॉलो करता हो। गुड एडवाइज़र वही है जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाए, आपको पैनिक करने से रोके और आपको एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाने के लिए गाइड करे। लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इन्वेस्टर की खुद की होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर एडवाइज़र को एक हेल्पर की तरह देखता है, डिसीजन मेकर की तरह नहीं। एडवाइज़र से सजेशंस लिए जा सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन इन्फॉर्म्ड और इंडिपेंडेंट माइंडसेट से ही लेना चाहिए। कमेंट्री में समझाया गया है कि आज के समय में एडवाइजर्स की रोल और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। मार्केट में कई तरह के फाइनेंशियल प्लानर्स, वेल्थ मैनेजर्स और ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से कई का मेन एम क्लाइंट की वेल्थ बढ़ाना नहीं बल्कि अपनी इनकम बढ़ाना होता है। हिडन फीस, अननेसेसरी प्रोडक्ट पुशिंग और बायस्ड एडवाइस आज भी बहुत कॉमन है। इन्वेस्टर्स को चाहिए कि एडवाइजर्स को चूज करते समय ट्रांसपेरेंसी को सबसे ऊपर रखें। एडवाइजर को ओपन होकर पूछना चाहिए कि वो कैसे पेड होते हैं, कमीशन से या फिक्स्ड फी से। ट्रू एडवाइजर वही होता है जो क्लाइंट के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को अपनी अर्निंग से ऊपर रखे। एडवाइजर को आपका बिहेवियर मैनेज करने में मदद करनी चाहिए। मार्केट क्रैशेस के समय आपको फियर से बचाना चाहिए और बबल्स के समय आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाना चाहिए। एडवाइजर से रिलेशनशिप टीचर स्टूडेंट जैसी होनी चाहिए, जहां एडवाइजर आपको ज्ञान और कॉन्फिडेंस दे, ना कि आप पर अपना कंट्रोल बनाए। अल्टीमेटली कोई भी एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी के लिए आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स एडवाइजर्स को यूज़ करते हैं, उन पर डिपेंड नहीं करते। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। सिक्योरिटी एनालिसिस का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बहुत टेक्निकल और एक्सपर्ट्स का काम है, लेकिन ग्रैम बताते हैं कि एक आम इन्वेस्टर भी सिंपल और सेंसिबल तरीके से इसे कर सकता है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले बेसिक इवैल्यूएशन ज़रूरी है ताकि उसकी सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी को समझा जा सके। सबसे पहले 3 फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए: अर्निंग्स रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डिविडेंड हिस्ट्री। अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स स्टेडी हैं और उसमें ग्रोथ दिखती है तो वो एक अच्छा संकेत है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने के लिए करंट रेशियो देखा जाता है, जो आइडियली 2 से 1 होना चाहिए, यानी कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज से दुगने करंट एसेट्स होने चाहिए। डिविडेंड रिकॉर्ड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसी कंपनी जो रेगुलर डिविडेंड देती है वो ज़्यादा भरोसेमंद होती है। ग्राम ये भी समझाते हैं कि सिर्फ पॉपुलर स्टॉक्स खरीदना एक बड़ी गलती है।
पॉपुलर कंपनीज का प्राइस अक्सर इतना इन्फ्लेट हो जाता है कि इन्वेस्टर को फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पीई रेशियो को ध्यान में रखना चाहिए। अगर पीई बहुत हाई है तो वो स्टॉक रिस्की हो सकता है। साथ ही इन्वेस्टर को हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी जो प्राइस वो पे कर रहा है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे होना चाहिए। जितना बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना कम रिस्क। ग्रैम स्ट्रांगली एडवाइज करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड और स्पेकुलेटिव एनालिसिस से दूर रहना चाहिए। सिंपल तरीके से अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहता है। और अगर किसी को डायरेक्ट स्टॉक सेलेक्ट करना डिफिकल्ट लगे तो अच्छा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव है। कमेंटेरी में जेसन ज़्वाइग इस बात को और गहराई से समझाते हैं कि एक आम आदमी के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है बेसिक फैक्ट्स को ध्यान से देखना, न कि किसी मैजिकल फॉर्मूला या सीक्रेट नॉलेज के पीछे भागना। स्वाइग बताते हैं कि एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कॉमन सेंस और इमोशनल कंट्रोल। ज्यादातर लोग मार्केट नॉइज और क्राउड बिहेवियर के चक्कर में अपनी लॉजिकल थिंकिंग खो देते हैं। कमेंटेरी में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और हर्ड मेंटालिटी से बचकर बेसिक फाइनेंशियल फैक्ट्स पर टिके रहकर बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। स्वाइग ये भी बताते हैं कि हमेशा किसी स्टॉक के बारे में ये सोचना चाहिए, अगर ये कंपनी प्राइवेटली ओन्ड होती तो क्या मैं इसे इस प्राइस पर खरीदना चाहूंगा? अगर आंसर हाँ है तो ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। कमेंट्री में बेंजामिन ग्रैम के फिलॉसफी को रीइंफोर्स किया गया है कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉमन सेंस का खेल है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आप खुद को मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से प्रभावित ना होने दें और अपने एनालिसिस पर भरोसा रखें। चैप्टर 12, थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। पर शेयर अर्निंग्स किसी भी स्टॉक को इवेल्युएट करने का सबसे पॉपुलर तरीका माना जाता है, लेकिन इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि सिर्फ अर्निंग्स फिगर्स को देखना अक्सर मिसलीडिंग हो सकता है। अर्निंग्स को सही से समझने के लिए उसके पीछे की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को एनालाइज करना जरूरी है। कोई भी कंपनी अकाउंटिंग मेथड्स के जरिए अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकती है, इसलिए रिपोर्टेड अर्निंग्स को आंख बंद करके एक्सेप्ट करना एक बड़ी गलती है। इन्वेस्टर को यह देखना चाहिए कि अर्निंग्स किस तरह से जनरेट हुई है। क्या वो एक बार का एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम है या बिजनेस की कोर ऑपरेशन से सस्टेनेबल प्रॉफिट है? एक और पॉइंट जो सामने आता है वो है डाइल्यूशन। कई बार कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हिस्से को डाइल्यूट कर देती हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, स्टॉक ऑप्शंस या वारंट्स के जरिए। इससे पर शेयर अर्निंग्स पर प्रेशर आता है और फ्यूचर में शेयर होल्डर्स की वैल्यू घट सकती है। इसलिए इन्वेस्टर को यह भी चेक करना चाहिए कि कोई डाइल्यूशन फैक्टर तो नहीं है जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है। चैप्टर में एक खास एम्फोसिस इस बात पर है कि शॉर्ट टर्म अर्निंग्स चेंजेस को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी अर्निंग्स टेम्परेरीली बढ़ती या घटती हैं, लेकिन अगर अंडरलाइंग बिजनेस स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आ जाती है। इसी वजह से कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स वाली कंपनीज को प्रेफरेंस देना चाहिए। कमेंट्री में इस बात को और अच्छे से क्लियर किया गया है कि अर्निंग्स फिगर्स कई बार इल्यूजनरी भी हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज अकाउंटिंग ट्रिक्स का यूज करती हैं, जैसे डिप्रिशिएशन मेथड को मैनिपुलेट करना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बदलना या वन टाइम गेन्स को ऑपरेटिंग इनकम में इंक्लूड करना ताकि अर्निंग्स बेटर दिखे। इन्वेस्टर को इन सुपरफिशियल नंबर्स से बचना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा गहराई से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। फोकस होना चाहिए कैश फ्लो जनरेशन पर, जो बताता है कि कंपनी असल में कितनी कैश बना रही है ऑपरेशन से। मार्केट अक्सर शॉर्ट टर्म अर्निंग सरप्राइजेस पर ओवर रिएक्ट करता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पावर पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कंपनी एक साल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रेंड हमेशा चलेगा। उसी तरह एक साल की पूर परफॉर्मेंस को भी डिजास्टर नहीं मान लेना चाहिए अगर बिजनेस फंडामेंटल्स सही हैं। यह भी समझाया गया है कि पर शेयर अर्निंग्स का सीधा कंपैरिजन दो कंपनीज के बीच करना भी गलत हो सकता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेटिंग मॉडल्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और ग्रोथ पैटर्न्स अलग होते हैं, इसलिए अलग सेक्टर्स की कंपनीज के अर्निंग्स को बिना कॉन्टेक्स्ट के कंपेयर करना मीनिंगफुल नहीं होता। इन शॉर्ट,
रियल इन्वेस्टमेंट सक्सेस तब पॉसिबल है जब इन्वेस्टर सिर्फ सरफेस नंबर्स पर भरोसा ना करके अर्निंग्स के पीछे के सच को समझे, डाइल्यूशन रिस्क्स को पहचाने और लंबे समय के सस्टेनेबल अर्निंग पावर को प्राथमिकता दे। शॉर्ट टर्म नॉइज से बचते हुए डिसिप्लिन्ड तरीके से कंपनी की रियल प्रॉफिटेबिलिटी को जज करना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग का बेस है। चैप्टर 13, अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक को चूज करता है तो अक्सर वो सिर्फ पॉपुलर नामों या रीसेंट परफॉर्मेंस पर निर्भर कर लेता है, लेकिन असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग तब होती है जब हम कंपनीज का आपस में लॉजिकली और प्रैक्टिकली कंपैरिजन करें। इस चैप्टर में 4 अलग अलग नेचर की कंपनीज को कंपेयर किया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि स्टॉक सिलेक्शन में सिर्फ फिगर्स नहीं बल्कि उनका सही एनालिसिस कितना जरूरी है। सबसे पहले 2 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का एग्जाम्पल दिया गया है। दोनों ही कंपनीज प्रॉफिटेबल थीं, लेकिन उनकी अर्निंग्स, एसेट वैल्यूज और मार्केट वैल्यूएशंस में बड़ा फर्क था। एक कंपनी की एसेट्स बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन मार्केट प्राइस रिलेटिवली कम थी, जबकि दूसरी कंपैरेटिवली महंगी थी। यहाँ लेसन ये है कि सिर्फ अर्निंग्स नहीं, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए। एक कंपनी जिसके पास ज़्यादा टैंजिबल एसेट्स हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट हो सकती है। दूसरे केस में 2 कंपनीज को लिया गया जिनमें एक ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया था और दूसरी स्टेडी मॉडरेट ग्रोथ पर थी। लेकिन तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी का स्टॉक प्राइस इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था कि उसमें कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचा था, जबकि दूसरी ज़्यादा स्टेबल कंपनी एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल थी। इससे यह सीखा जा सकता है कि ग्रोथ रेट चाहे जितना भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, अगर उसके मुकाबले प्राइस बहुत ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है। चैप्टर में बताया गया कि केवल अर्निंग्स ग्रोथ को देखना या शॉर्ट टर्म मार्केट एक्साइटमेंट में आना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई स्टॉक बहुत हाई वैल्यूएशन पर खरीदा जाता है तो फ्यूचर रिटर्न्स डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं। इसीलिए प्राइस पेड और वैल्यू रिसीव्ड का सही बैलेंस बनाना जरूरी है। कमेंट्री में यह भी रीइंफोर्स किया गया है कि कभी भी किसी सिंगल फैक्टर जैसे सिर्फ अर्निंग्स या सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रियल एनालिसिस में कंपनी की टोटल फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन मेट्रिक्स, बिजनेस मॉडल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। पॉपुलैरिटी या ग्लैमर को देखकर डिसीजंस लेना इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि स्पेक्यूलेशन बन जाता है। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स फैशनेबल इंडस्ट्रीज या हॉट स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा लॉसेस को इनवाइट करता है। रियल सक्सेस तब पॉसिबल है जब आप कूल माइंड से डेटा को एनालाइज करें और सही प्राइस पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि कोई भी स्टॉक बाय करते समय ये सोचना चाहिए कि अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो क्या मैं इसे पूरे बिजनेस के तौर पर खरीदना चाहता। अगर जवाब पॉजिटिव है और प्राइस लॉजिकल है तो इन्वेस्टमेंट सेंस बनता है, वरना सिर्फ क्राउड फॉलोइंग से दूर रहना चाहिए। इस पूरे डिस्कशन का अल्टीमेट लेसन ये है कि सिक्योरिटी सिलेक्शन कोई गैम्बल नहीं है, ये एक रैशनल प्रोसेस है जिसमें केयरफुल एनालिसिस, पेशेंस और इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए। सही कंपनी को सही प्राइस पर खरीदना ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग है। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। एक ऐसा इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और जिसे स्टेबल रिटर्न्स और कैपिटल प्रिजर्वेशन की चिंता है, उसे किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही इस चैप्टर का कोर है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसी कंपनीज की तलाश करनी चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती हो और जिनकी मार्केट रेपुटेशन भरोसेमंद हो। लेकिन इसके साथ साथ सिलेक्शन के लिए कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहले बात की जाती है कंपनी के साइज की। एक बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होती है, इसलिए ऐसी कंपनीज जिनकी सेल्स कम से कम 100 करोड़ डॉलर के आसपास हो, उन्हें कंसिडर करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पास्ट 10 सालों में कंपनी ने किसी भी साल में लॉस नहीं किया हो। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी फिल्टर है रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स। अगर कंपनी ने पिछले कम से कम 20 सालों में बिना गैप के डिविडेंड दिया है तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और शेयर होल्डर फोकस दिखाती है। इसके अलावा अर्निंग्स ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आइडियली लास्ट 10 सालों में कम से कम 1/3 1/3 ग्रोथ होनी चाहिए।
वैल्यूएशन की बात करें तो डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका पी रेशियो पिछले 3 साल के एवरेज अर्निंग्स के मुकाबले 25 से ज़्यादा ना हो और प्राइस टू बुक रेशियो भी आइडियली 2.5 से ऊपर ना जाए। इससे ये इंश्योर होता है कि इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को ओवर पे नहीं कर रहा। कमेंट्री में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और अपडेटेड डेटा के साथ ये समझाया गया है कि कैसे ये क्राइटेरिया आज के मार्केट में भी रिलेवेंट है। कुछ इन्वेस्टर्स को ये फिल्टर्स ज़्यादा कंजर्वेटिव लग सकते हैं, लेकिन यही कंजर्वेटिज्म लॉन्ग टर्म में लॉसेस से बचाता है। ये भी बताया गया है कि बहुत सी कंपनीज जो इन क्राइटेरिया को पूरी तरह फुलफिल नहीं करती, वो ज़्यादा फ्लैशी हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ रिस्क्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। ये पॉइंट भी उभर कर आता है कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन ही असली मोड है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का काम है खुद को अननेसेसरी एक्साइटमेंट से बचाकर लॉजिकली सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना। कमेंट्री ये भी बताता है कि कई लो प्रोफाइल और लेस ग्लैमरस लुकिंग कंपनीज अक्सर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म परफॉर्मर्स साबित होती हैं, जबकि पॉपुलर स्टॉक्स लंबे समय में निराशाजनक रिटर्न दे सकती हैं। इस पूरे अप्रोच का एसेंस ये है कि कोई भी स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा जाना चाहिए कि वो आज मार्केट में चल रहा है, बल्कि इसलिए कि वो एक साउंड बिजनेस है, अच्छी फाइनेंशियल हिस्ट्री रखता है और फेयर प्राइस पर अवेलेबल है। इन्वेस्टिंग में सेफ्टी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और यही फिलॉसफी डिफेंसिव इन्वेस्टर को गाइड करनी चाहिए। चैप्टर 15 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होता है जो थोड़ा ज्यादा एफर्ट और रिसर्च करने को तैयार होता है ताकि एवरेज से बेहतर रिटर्न्स पा सके, लेकिन इस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के साथ साथ डिसिप्लिन और लॉजिकल थिंकिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि ऐसे इन्वेस्टर को किन क्राइटेरिया के आधार पर स्टॉक्स सिलेक्ट करने चाहिए। सबसे पहले बात होती है प्राइस। कोई भी स्टॉक तभी खरीदना चाहिए जब वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे प्राइस पर मिल रहा हो, यानी रियल वर्थ के मुकाबले सस्ता। इस अप्रोच को बार्गेन हंटिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। आइडियल सिचुएशन तब होती है जब कोई स्टॉक नेट करंट एसेट वैल्यू NCAV से भी नीचे मिल रहा हो। इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास इतने ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं कि अगर उसे तुरंत बंद कर दिया जाए तो भी इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जो ओवर हाइप्ड या स्पेकुलेटिव हों। चैप्टर में सजेस्ट किया गया है कि लो PE और लो प्राइस टू बुक रेशियो वाली कंपनियां ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, खासकर तब जब उनका डिविडेंड यील्ड भी रीजनेबल हो और फाइनेंशियल कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री हो। एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी है अनपॉपुलर लार्ज कंपनीज को चुनना जो टेम्परेरीली अंडर परफॉर्म कर रही हो। मार्केट अक्सर शॉर्ट टर्म इश्यूज पर ओवर रिएक्ट करता है और अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स अनजस्टिफाइबली गिर जाते हैं। ऐसे मोमेंट्स एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। चैप्टर में एक स्पेसिफिक स्क्रीन भी सजेस्ट की गई है। ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट करो जिनका PE रेशियो 9 से कम हो, प्राइस टू बुक रेशियो 1.2 से नीचे हो और जो लास्ट 10 सालों में कंसिस्टेंट अर्निंग्स दिखा चुकी हो। साथ ही डेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डिविडेंड हिस्ट्री स्टेबल होनी चाहिए। कमेंट्री में ये भी समझाया गया है कि इस तरह की स्क्रीन अप्लाई करने से छोटी, कम पॉपुलर लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी सामने आती हैं जिन्हें मार्केट टेम्पोरेरली इग्नोर करता है। यही कंपनीज लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकती हैं, बशर्ते इन्वेस्टर उन्हें पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करे। यह भी बताया गया है कि सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, ये एक माइंडसेट है। उस माइंडसेट में क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए। इन्वेस्टर को हर्ड मेंटालिटी से दूर रहकर अपनी एनालिसिस पर भरोसा करना होगा। कमेंट्री ये भी कॉशन देता है कि ज़्यादा ट्रेड करना या कॉन्स्टेंटली स्टॉक्स को स्विच करना अननेसेसरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस से ओवरऑल रिटर्न कम हो सकता है। एक और की लर्निंग है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को भी इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी और नॉइज डिसीजन मेकिंग को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। चाहे स्ट्रैटेजी डीप वैल्यू हो, टर्न अराउंड इन्वेस्टिंग हो या स्पेशल सिचुएशंस, हर जगह पेशेंस और रैशनल बिहेवियर क्रिटिकल रहता है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज साफ है। अगर कोई इन्वेस्टर मेहनत करने को तैयार है और बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उसे मार्केट के एवरेज से बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं।
लेकिन ये जर्नी सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि सोच, प्रोसेस और टेम्परामेंट की है। चैप्टर 16, कन्वर्टिबल इश्यूज एंड वारंट्स। मार्केट में कई बार ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो देखने में तो अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन असल में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और रिस्की होते हैं। कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स दो ऐसे ही टूल्स हैं जिन्हें बहुत से इन्वेस्टर्स समझे बिना खरीद लेते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को समझना क्यों ज़रूरी है और इन्हें खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स वो होते हैं जिन्हें इन्वेस्टर एक फिक्स्ड प्राइस पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, यानी वो फिक्स्ड इनकम भी देते हैं और फ्यूचर में कैपिटल गेन की उम्मीद भी। सुनने में ये काफ़ी अपीलिंग लगता है, एक तरह का हाइब्रिड बेनिफिट, लेकिन इसकी रियलिटी थोड़ी ट्रिकी होती है। अक्सर कंपनीज ये इंस्ट्रूमेंट्स तब इशू करती हैं जब उनकी इक्विटी मजबूत नहीं होती या जब वो चाहती हैं कि बिना डाइल्यूशन के फंडिंग मिल जाए। इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि उन्हें डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिलेगा और अपसाइड पार्टिसिपेशन भी, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अक्सर ओवर वैल्यूड इशू प्राइस पर आते हैं जिसमें इक्विटी कन्वर्जन का प्रीमियम बहुत हाई होता है। ऐसे में अगर अंडरलाइंग स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे तो ना बॉन्ड रिटर्न प्रॉपर आता है, ना कन्वर्जन बेनिफिट। वारंट्स दूसरी तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो होल्डर को राइट देता है कि वो फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब वारंट्स को स्पेकुलेशन के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनकी वैल्यू प्योर मार्केट सेंटिमेंट और वोलेटिलिटी पर डिपेंड करती है। इस वजह से इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को ये इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। चैप्टर में ये साफ कहा गया है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टर के लिए तभी यूजफुल हैं जब वो डीपली डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलें और इन्वेस्टर को उनका मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आता हो। किसी भी कन्वर्टेबल या वारंट को सिर्फ फैंसी नाम या फ्यूचर पोटेंशियल के नाम पर नहीं खरीदना चाहिए। रियल वैल्यू और कन्वर्जन टर्म्स को समझना बेहद ज़रूरी होता है। कमेंट्री में ये फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ अक्सर इन्वेस्टर को एक इल्यूजन ऑफ सेफ्टी देते हैं। कई बार कंपनीज इनका मिसयूज़ करती हैं, हाई कूपन या अट्रैक्टिव कन्वर्जन टर्म्स दिखाकर, लेकिन असल में वो अपने वीक फंडामेंटल्स को छुपा रही होती हैं। कमेंट्री में ये भी पॉइंट आया है कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशूइंग कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को डीपली एनालाइज करना ज़रूरी है, वरना ये इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर सकता है। वारंट्स के केस में ये बात सामने आती है कि वो एक तरह का लॉन्ग टर्म कॉल ऑप्शन है जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक अंडरलाइंग स्टॉक बहुत तेज़ी से ना बढ़े। कमेंट्री में ये सलाह दी गई है कि अगर कोई वारंट डीपली आउट ऑफ द मनी है तो उसे स्पेकुलेटिव गैम्बल से ज़्यादा कुछ नहीं मानना चाहिए। इस चैप्टर का मेन लर्निंग यही है कि कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स कभी कभी यूज़फुल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब इन्वेस्टर उनकी प्राइसिंग, टर्म्स और अंडरलाइंग कंपनी की क्वालिटी को डिटेल में समझे। ब्लाइंड एक्साइटमेंट या बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली थिंकिंग से बचना चाहिए। अल्टीमेटली कोई भी सिक्योरिटी तभी खरीदी जानी चाहिए जब उसकी वैल्यू और स्ट्रक्चर इन्वेस्टर के फेवर में हो, ना कि सिर्फ उम्मीद या अनुमान के बेस पर। चैप्टर 17, 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को सही से समझने के लिए रियल लाइफ केस स्टडीज सबसे असरदार तरीका होते हैं। इस चैप्टर में 4 अलग अलग कंपनीज के केस स्टडीज को एनालाइज किया गया है, जिनसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलते हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे गलतियां करते हैं और कैसे लॉजिकल अप्रोच उन्हें बचा सकती है। पहली केस स्टडी में एक बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी को देखा गया है। ये कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल थी, लेकिन उसके बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई प्राइस पर ट्रेड हो रहे थे। मार्केट ने इस कंपनी को इतनी ज़्यादा रेपुटेशन दी कि इन्वेस्टर्स ने सेफ्टी की गारंटी मान ली, जबकि सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन रियल वर्थ से कहीं ऊपर पहुंच चुकी थी। इसका लेसन ये है कि सिर्फ कंपनी की रेपुटेशन से किसी सिक्योरिटी को सेफ मान लेना एक बड़ी भूल है। हमेशा प्राइस और यील्ड दोनों का कंपैरिजन करना ज़रूरी है। दूसरी कंपनी एक केमिकल मैन्युफैक्चरर थी जिसके अर्निंग्स और डिविडेंड्स में सालों से कंसिस्टेंसी थी, लेकिन मार्केट ने उसे बोरिंग और अनअट्रैक्टिव मानकर इग्नोर कर दिया था। इसका उल्टा इफेक्ट ये हुआ कि उसके स्टॉक्स अंडर प्राइस्ड रह गए, और यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका था। जो इन्वेस्टर्स ग्लैमर से नहीं बल्कि फंडामेंटल से डिसीजन लेते हैं, उन्हें ऐसी
इग्नोर्ड कंपनीज में लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तीसरी केस स्टडी एक स्पेक्युलेटिव कंपनी की थी जिसके शेयर्स केवल रूमर्स और ग्रोथ प्रोजेक्शंस के आधार पर बढ़ते रहे, लेकिन जब रियलिटी सामने आई यानी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो स्टॉक प्राइस तेजी से गिरा। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि ओवर हाइप्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना बिना सॉलिड बैकिंग के सिर्फ स्पेकुलेशन होता है और इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथी केस एक ऐसी कंपनी की थी जो एक समय बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल डिटीरियरेशन और एक्सेसिव एक्सपेंशन की वजह से डिक्लाइन में चली गई। इन्वेस्टर्स ने उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर इन्वेस्ट किया लेकिन फ्यूचर के सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया। इसका मैसेज ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी कंपनी की फ्यूचर सेफ्टी की गारंटी नहीं होती। फंडामेंटल एनालिसिस को समय समय पर रिवाइज करना ज़रूरी होता है। कमेंट्री इन एग्जाम्पल्स को आज के समय से जोड़ते हुए ये समझाता है कि मार्केट में आज भी वैसी ही साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स दोहराई जाती हैं। कभी हम पॉपुलैरिटी को क्वालिटी समझ बैठते हैं, कभी हम चीप स्टॉक्स को ऑटोमेटिकली बैड मान लेते हैं और कभी बिना अर्निंग्स वाली कंपनीज को फ्यूचर जायंट्स मान लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग की रियलिटी अलग है। बिना लॉजिक, रिसर्च और वैल्यूएशन के कोई भी स्टॉक सिर्फ एक अनुमान भर होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक्साइटमेंट में नहीं बल्कि एविडेंस में भरोसा करते हैं। कमेंट्री बार बार एम्फसाइज करता है कि केस स्टडीज का मकसद यह नहीं कि हम उन स्पेसिफिक कंपनीज से कुछ सीखें, बल्कि उन डिसीजंस और बिहेवियरल पैटर्न्स को समझें जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को शेप करते हैं। इस चैप्टर का अल्टीमेट मैसेज यही है, इन्वेस्टिंग कोई प्रिडिक्शन गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन, कॉमन सेंस और लॉजिक की प्रैक्टिस है। अगर कोई इन्वेस्टर इन रियल एग्जाम्पल से सीखकर अपने अप्रोच को रिफाइन करता है तो उसे रियल प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन दोनों मिल सकते हैं। चैप्टर 18, अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। कई बार दो ऐसी कंपनीज होती हैं जो दिखने में एक जैसी लगती हैं, सेम इंडस्ट्री, सेम साइज और कभी कभी सिमिलर परफॉर्मेंस भी, लेकिन उनमें से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर साबित होती है जबकि दूसरी डिसअपॉइंटमेंट बन जाती है। इस चैप्टर में 8 अलग अलग पेयर्स को कंपेयर किया गया है ताकि ये समझा जा सके कि सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज के पीछे डीप डिफरेंसेस कैसे छिपे होते हैं। इन कंपैरिजंस का मकसद ये नहीं है कि कौन सी कंपनी बेटर निकली, बल्कि ये कि इन्वेस्टर कैसे सोचता है, कैसे वैल्यू जज करता है और कहाँ लॉजिकल मिस्टेक करता है। हर पेयर में एक कंपनी थी जो बहुत ज्यादा अटेंशन और एंथुसियाज्म अट्रैक्ट कर रही थी, जबकि दूसरी अंडर अप्रिशिएटेड थी लेकिन फंडामेंटल्स के लिहाज से स्ट्रॉन्ग और रीजनेबली प्राइस्ड थी। असली लेसन ये है कि अक्सर मार्केट में जो चमकता है वो गोल्ड नहीं होता। एक एग्जाम्पल में एक ऑयल कंपनी पेयर को कंपेयर किया गया। दोनों का एसेट बेस और अर्निंग पावर लगभग एक जैसी थी, लेकिन एक को लेकर मार्केट में स्पेकुलेशन था और वो हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी, जबकि दूसरी इग्नोर्ड थी और बहुत कम प्राइस पर अवेलेबल थी। बाद में पता चला कि जो कंपनी इग्नोर्ड थी वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकली। ऐसे कई केसेस में मार्केट पॉपुलैरिटी ने इन्वेस्टर को ट्रैप कर लिया। कई पेयर्स में ऐसी भी कंपनीज थीं जो टेम्पररी सेटबैक्स की वजह से डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही थी, जबकि दूसरी ग्रोथ हाइप के कारण कॉस्टली हो गई थी। जिन इन्वेस्टर्स ने प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू को सही से कंपेयर किया, उन्हें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिला। कमेंट्री में इस पॉइंट को और भी स्ट्रांगली रीइंफोर्स किया गया है कि सरफेस लेवल कंपैरिजन इन्वेस्टिंग में काम नहीं करता। सिर्फ इंडस्ट्री, नेम या पास्ट ग्रोथ देखना काफ़ी नहीं है, प्राइस और फंडामेंटल्स का बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट्री में यह भी बताया गया है कि जिन कंपनीज की वैल्यूएशन रियल स्ट्रेंथ से जस्टिफाई नहीं होती, वो एक समय के बाद डिसअपॉइंटिंग साबित होती हैं। एक और इंसाइट ये है कि जो कंपनीज लंबे समय तक अंडर प्राइस्ड रहती हैं, उन्हें अक्सर इग्नोर्ड कॉर्नर से निकालने में समय लगता है, लेकिन जो इन्वेस्टर पेशेंटली उन्हें होल्ड करता है, उसे स्टेबल रिटर्न और डाउनसाइड प्रोटेक्शन दोनों मिलते हैं। जबकि ओवरहाइप्ड स्टॉक्स, जिनकी कीमत उनके एक्चुअल वर्थ से कहीं ऊपर होती है, करेक्शन आते ही नीचे गिरते हैं और इन्वेस्टर ट्रैप्ड रह जाता है। इस चैप्टर का मेन लेसन ये है कि इन्वेस्टिंग कोई ग्लैमर कंटेस्ट नहीं है। ये एक रैशनल सिलेक्शन प्रोसेस है जहां फैक्ट्स, फिगर्स और लॉजिक डोमिनेट करते हैं, ना कि फैशन और फेम। अगर दो कंपनी सेम दिख रही हैं तो डीपर डाइव जरूरी है,
कौन सी कंपनी रियलिस्टिकली वैल्यू डिलीवर कर रही है और कौन सी सिर्फ प्रोमिसेस पर टिकी है। ये पूरा एनालिसिस ये भी सिखाता है कि इन्वेस्टर को इंडिपेंडेंट सोचना चाहिए और मार्केट के मोमेंटरी इमोशंस से ऊपर उठकर डिसीजन लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उस इन्वेस्टर को मिलते हैं जो पॉपुलर होने की बजाय प्रैक्टिकल होता है। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट्स डिविडेंड पॉलिसी। जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वह सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन की उम्मीद ही नहीं करता, बल्कि रेगुलर डिविडेंड की भी उम्मीद करता है। यह चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी और शेयर होल्डर मैनेजमेंट रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी देता है कि एक कंपनी डिविडेंड्स क्यों देती है, कब नहीं देती, और इन्वेस्टर को किस तरह की पॉलिसी को एक्सेप्ट या क्वेश्चन करना चाहिए। आइडियली अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है और उसके पास एक्सपेंशन के लिए अर्जेंट नीड नहीं है, तो उसे अर्निंग्स का एक अच्छा हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये एक तरीका होता है जिससे मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा लौटाती है। लेकिन कई कंपनीज ऐसा नहीं करती, या तो वे डिविडेंड देना बंद कर देती हैं या सिर्फ नॉमिनल अमाउंट देती हैं, ये कहते हुए कि वो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स रिटेन कर रही है लेकिन उस रिटेन्ड अर्निंग पर रिटर्न लो है या कंपनी की ग्रोथ एवरेज से भी नीचे है, तो शेयर होल्डर्स को सवाल उठाना चाहिए, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्या वो पैसा इनएफिशिएंटली यूज हो रहा है? क्या मैनेजमेंट अपने इंटरेस्ट को शेयर होल्डर से ऊपर रख रही है? वहीं कुछ सिचुएशंस में जेन्युइनली जस्टिफाइड हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड ना दे, जैसे कि अगर कंपनी अग्रेसिवली ग्रो कर रही है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल अर्न कर रही है और रिटेन्ड अर्निंग्स से वैल्यू क्रिएट हो रही है। लेकिन ये जस्टिफिकेशन तभी सही मानी जाएगी जब रिजल्ट्स उसमें क्लियरली दिख रहे हों। कमेंट्री में बताया गया है कि बहुत सी कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी को मैनिपुलेट करती हैं। कभी कभी वो बोनस या बायबैक का यूज करती है ताकि वो अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने की इमेज बनाए रखें, लेकिन असल में शेयर होल्डर को कोई रियल रिटर्न नहीं मिल रहा होता। कमेंटरी ये भी कहता है कि इन्वेस्टर को ब्लाइंडली डिविडेंड पेयर्स को बेटर मानने की बजाय डीपर एनालिसिस करना चाहिए। क्या डिविडेंड सस्टेनेबली दिया जा रहा है? क्या पे आउट रेशियो लॉजिकल है? और क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का उपयोग प्रोडक्टिव तरीके से हो रहा है? एक और क्रिटिकल पॉइंट यह है कि अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड्स दे रही है और अचानक उसे बिना ठोस कारण के बंद कर देती है, तो ये सिग्नल हो सकता है कि कंपनी में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, चाहे वो कैश फ्लो इश्यू हो या इंटरनल मिसमैनेजमेंट। इस चैप्टर से ये साफ होता है कि शेयर होल्डर्स को पैसिव नहीं रहना चाहिए। अगर मैनेजमेंट डिविडेंड पॉलिसीज या कैपिटल एलोकेशन को शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के खिलाफ चला रही है, तो उसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए। ओनरशिप का मतलब सिर्फ स्टॉक होल्ड करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से उस ओनरशिप को रिप्रेजेंट करना भी है। डिविडेंड पॉलिसी इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक की फैक्टर होनी चाहिए, लेकिन उसे कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। रेगुलर डिविडेंड्स एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो देते ही हैं, साथ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी एनफोर्स करते हैं, पर ब्लाइंडली सिर्फ डिविडेंड यील्ड देखकर इन्वेस्ट करना भी गलत होगा। इस पूरी डिस्कशन का सार यही है कि डिविडेंड एक ब्रिज होता है शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच, और उस ब्रिज को स्ट्रॉन्ग तभी रखा जा सकता है जब ट्रांसपेरेंसी, लॉजिक और फेयरनेस मौजूद हो। इन्वेस्टर को चाहिए कि वो इस ब्रिज की क्वालिटी को समझे और जहां जरूरत हो वहां आवाज उठाए। चैप्टर 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर कोई एक प्रिंसिपल सबसे ज्यादा फंडामेंटल और पावरफुल है तो वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस चैप्टर में बताया गया है कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टॉक्स चुनता है जिनमें प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच पर्याप्त गैप हो। यही गैप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है और यही प्रिंसिपल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से बचाव करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सिंपल है। कोई भी इन्वेस्टर फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, इकोनॉमी कितनी भी स्टेबल लगे, हमेशा कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी प्राइस पर किया गया है जो उसकी रियल वैल्यू से काफ़ी नीचे है, तो इवन अगर कुछ गलत हो जाए तो नुकसान लिमिटेड रहता है, और अगर सब कुछ ठीक चला तो रिटर्न्स शानदार होते हैं। चैप्टर में यह समझाया गया है कि जैसे इंजीनियर्स
किसी ब्रिज को डिज़ाइन करते समय कैपेसिटी से ज़्यादा वजन सहने की स्ट्रेंथ रखते हैं, वैसे ही इन्वेस्टर को भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स में सेफ्टी बफर रखना चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी बिना इस बफर के सेफ नहीं मानी जा सकती। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। ये प्रिंसिपल बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस एक्विजिशन जैसे हर एसेट क्लास पर लागू होता है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये इन्वेस्टर को स्पेकुलेशन से दूर रखता है और डिसिप्लिन की ओर ले जाता है। एक ऐसा अप्रोच जो एक्साइटमेंट पर नहीं, लॉजिक और प्रूडेंस पर आधारित हो। कमेंट्री इस आइडिया को और भी प्रैक्टिकल बना देता है। उसमें बताया गया है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस करना ना केवल मुश्किल है बल्कि डेंजरस भी हो सकता है। जो इन्वेस्टर सिर्फ चार्ट्स या टिप्स के बेस पर डिसीजंस लेता है वो अक्सर ट्रैप में फंसता है, जबकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच इन्वेस्टर को ऐसे सिक्योरिटीज की तरफ गाइड करता है जो बोरिंग जरूर लगे लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट और सेफ रिटर्न्स देती हैं। यह भी बताया गया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्लाइंडली डिस्काउंट पर स्टॉक खरीदना नहीं है। कंपनी की क्वालिटी, फाइनेंशियल हेल्थ और अर्निंग्स कंसिस्टेंसी को एनालाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसकी प्राइस। सस्ती चीज़ अगर ख़राब है तो उसमें सेफ्टी नहीं बल्कि ट्रैप होता है। इन्वेस्टर के लिए ये प्रिंसिपल सिर्फ एक इन्वेस्टिंग टूल नहीं बल्कि माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा माइंडसेट जो हर डिसीजन को रैशनल और फैक्ट बेस्ड बनाता है। कमेंटरी बार बार ये रिपीट करता है कि पास्ट में जिन इन्वेस्टर्स ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सीरियस फॉलो किया वो ना सिर्फ वेल्थ बना पाए बल्कि मार्केट डाउनटर्न्स में भी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए। इस चैप्टर का अल्टीमेट मैसेज सीधा और पावरफुल है। इन्वेस्टिंग का मकसद रिटर्न कमाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल को बचाना। और कैपिटल तभी बचता है जब इन्वेस्टमेंट किसी साउंड लॉजिक और सेफ्टी बफर के साथ किया गया हो। कंक्लूजन, इन्वेस्टिंग की दुनिया में सक्सेस पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या आपको हर मार्केट ट्रेंड का अंदाजा हो। असली रिक्वायरमेंट है एक सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस। इस पूरी किताब में एक बात बार बार सामने आती है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाए, बल्कि वो होता है जो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके और स्टेबल रिटर्न्स जनरेट कर सके बिना अननेसेसरी रिस्क ले। इस बुक का सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक बफर रखना ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज का सामना किया जा सके। साथ ही इन्वेस्टिंग में इमोशनल स्टेबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटीज मानी गई हैं। मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में रैशनल रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उन इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करता है जो खुद पर, अपने प्रोसेस पर और रियलिस्टिक वैल्यूएशंस पर भरोसा करते हैं। डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, लेकिन दोनों के लिए एक बात कॉमन है, हर इन्वेस्टमेंट को फैक्ट्स और फंडामेंटल्स के बेस पर जज करना। पॉपुलैरिटी, स्पेकुलेशन और क्राउड बिहेवियर से दूर रहना ही लॉन्ग टर्म सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी की है। बुक में यह भी सिखाया गया है कि अर्निंग्स, पीई रेशियो, डिविडेंड रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कंपनी की ओवरऑल बिजनेस क्वालिटी को समझना जरूरी है। सिर्फ कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है या किसी टीवी एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया है, ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए इन्वेस्ट करने का। हर डिसीजन इन्वेस्टर की खुद की स्टडी, लॉजिक और लॉन्ग टर्म व्यू पर बेस्ड होना चाहिए। इस पूरी जर्नी का सबसे वैल्यूएबल लेसन यही है, इन्वेस्टिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक थॉटफुल, डिसिप्लिन्ड और रैशनल प्रोसेस है जो इन्वेस्टर अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपना फाउंडेशन मानता है। वही इन्वेस्टर सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहलाने का हकदार होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंस को लेकर सीरियस हैं। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को और बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इस प्लेलिस्ट में आपको मनी से रिलेटेड फेमस बुक्स की सारसी मिलेगी। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।